चलो, तो आज का अपना टॉपिक है वेन डी ग्राफर जनरेटर। वेन डी ग्राफर जनरेटर क्या होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे पर थोड़ा सा आराम से। चलो, सबसे पहले वेन डी ग्राफर जनरेटर। वेन डी ग्राफर जनरेटर को रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करके बनाया था। अब इसका यूज क्या है, ये होता क्या है। जनरली वेन डी ग्राफर जनरेटर एक टाइप का ऐसा मशीन है जो एक टाइम में एट अ टाइम में कई मिलियन वोल्ट्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कई मिलियन वोल्ट्स को क्रिएट कर सकता है, मतलब हाईली पोटेंशियल को क्रिएट करने की इस मशीन की कैपेसिटी होती है। अब बहुत सारे, अब इसका यूज क्या है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां में चार्जेस जो भी हैं, चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस जैसे कि प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, तो इन सारे चार्जेस को क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली यूज करना होता है। कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जहां इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस पूरे चीज को प्रोड्यूस करता है वेन डी ग्राफर जनरेटर। पूरे एक्सपेरिमेंट का सेटअप को कौन शो करता है, वेन डी ग्राफर जनरेटर। देखो, अब शुरू से एक बार समराइज्ड वे में वेन डी ग्राफर की पूरी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ठीक है, वेन डी ग्राफर जनरेटर क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन है जो कि हाईली पोटेंशियल क्रिएट करने में मदद करती है या फिर जनरेट कर सकती है। करीबन कई मिलियंस वोल्टेज क्रिएट कर सकती है, कई मिलियन वोल्ट्स क्रिएट कर सकती है। अब जैसे ही ये मशीन्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ वोल्ट्स क्रिएट कर देती है और ये मिलियंस ऑफ वोल्ट्स के रिजल्टेंट के कारण, मतलब इसके कारण हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ क्रिएट हो जाती है। अब हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम पॉजिटिव चार्ज या फिर चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो इन सबको एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, हाईली पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। क्योंकि अपन जब पोटेंशियल, हाईली पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे तो हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। अब यही हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम इसी सारे चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। अब चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के कारण उनके अंदर हाईली काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, हाईली काइनेटिक एनर्जी, फर्दर यही हाईली काइनेटिक एनर्जी हम एज एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है, और इसी को बोला जाता है हाईली इलेक्ट्रिक बीम्स, हाईली चार्ज्ड बीम बोला जाता है। ठीक है, हाईली चार्ज्ड बीम एक साथ प्रोड्यूस होता है, कई करीबन 10 MeV, करीबन 10 MeV या फिर उससे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भाई है 10 MeV। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पूरा का पूरा अपना वेन डी ग्राफर जनरेटर जो रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफर ने प्रोड्यूस किया था, बनाया था। ये हो गया। अब फाइनली ये करता क्या है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में होता क्या है, ठीक है, अब वर्किंग किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज पढ़ेंगे, किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद इसके दो प्रिंसिपल समझेंगे, इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल फिर में आएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है, इसमें सबसे पहला यूनिट आता है एक सप्लायर। सप्लायर क्या करता है, पॉजिटिव चार्जेस या फिर चार्ज पार्टिकल्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, जैसे ही हम मशीन में घुसते हैं, ये पूरा का पूरा वेन डी ग्राफर का सेटअप है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप में पहला यही जो वायर गया है, ये जिसे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है, ये एक मेटल ब्रश से अटैच होता है। व्हाट इज मेटल ब्रश, सिंपली एक टाइप का मेटल ब्रश। मेटल ब्रश मतलब उसमें छोटी छोटी नेल्स टाइप का प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे। ठीक है, ऐसे नेल्स नेल्स नेल्स। अब इसका काम क्या है, ठीक है, जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जब दो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो अपन इसका वर्किंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो भी समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ही बस वेट करना, ठीक है, 2 मिनट करीबन। चलो, तो ये हो गया मेटल ब्रश। इसके बाद आता है एक मोटर ड्राइव्ड पुली। मोटर ड्राइव्ड पुली बोलने का मतलब है कि ये डायरेक्टली मोटर से अटैच होती है। ठीक है, यही पुली को घुमाती है, मतलब ये रूलिंग बेल्ट्स को यही घुमाती है। तो मेन यही काम करती है भैया, रूलिंग। ठीक है, इसमें मोटर रहता है, ये नॉन मोटर रहता है, इसमें मोटर नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है, ये पूरा का पूरा एक इंसुलेटेड टाइप का रहता है, इंसुलेटेड केज, ये वाले इंसुलेटेड केज। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ये पूरा का पूरा इंसुलेटेड वेल्ड। इंसुलेटेड वेल्ड्स का यूज करने का ये कारण ये है कि भैया इसमें क्या, जैसे ही चार्ज हम अपन सप्लाई करते जा रहे हैं
तो ये चार्ज एक जगह रहेंगे, ठीक है, मूव नहीं करेंगे, ठीक है। यही तो अपने को चाहिए। अगर मेटल्स रहते तो इधर उधर मूव करते, बट वो अपने को नहीं चाहिए। हीटिंग का इफेक्ट क्रिएट होता वहां, ये अपने को नहीं चाहिए। ठीक, ये सारे लफड़ा नहीं चाहिए, इसीलिए अपन इंसुलेटेड बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेटेड बेल्ट मतलब जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, जनरली रबर्स के हो गए, तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है बेस्ट। चलो, तो ये रूलर बेल्ट्स में पूरा का पूरा चार्ज पार्टिकल्स एंगेज रहते हैं, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल्स ये पहुंचते सेकंड पुली पे। सेकंड पुली नॉन मोटर्ड पुली होती है, ठीक है। अब यहाँ पर से एक वायर अटैच होता है इस छोटे वाले पुली से डायरेक्ट बड़े वाले मेटेलिक स्फीयर में। अब ये यहाँ से करंट यहाँ पूरा ट्रांसफर होता है, यहाँ से चार्जेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं, और ये पूरे का पूरा सेटअप कपलिंग, ठीक है। चलो, ये पूरा का जितना सेटअप अपने को समझना था समझिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी तो सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। नेक्स्ट, अब आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल। इसके जनरली दो वर्किंग प्रिंसिपल है, एज मानने का क्या है, मानने की क्या है, होते हैं तो होते हैं। पहला वर्किंग प्रिंसिपल WORKING, वर्किंग प्रिंसिपल। पहला वर्किंग प्रिंसिपल एज आप एक्सपेरिमेंट से समझाता हूं, ठीक है। पहले वर्किंग प्रिंसिपल मान लेता हूं ये मेरे पास एक शेल है, ठीक है, एक शेल है। नेक्स्ट, इसी शेल के अंदर भैया मेरे पास एक और छोटा सा शेल है, ठीक है। इसी शेल के अंदर मेरे पास एक और छोटा सा शेल है। ये वाले शेल का रेडियस, बड़े वाले शेल का रेडियस r मान लेता हूं, और अंदर वाले का रेडियस मैं स्मॉल r मान लेता हूं। कंप्लीट है। चलो, अब कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। चार्जेस इसमें मान लेता हूं, चार्जेस Q प्रेजेंट है, और बाहर वाले में भी चार्जेस मान लेते हैं Q प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, ठीक है। सिंपल सी बात समझ आई। इसका पोटेंशियल V है, उसका पोटेंशियल V2 है, सिंपल सा है। इसका मान लेते हैं चार्ज Q1 है, Q2, चार्ज डिफरेंस ले लेते हैं, चार्ज को डिफर ले लेते हैं, तो ज्यादा अपने को एक्सपेरिमेंटली मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो सिंपल ये दो सेटअप्स ले लिए, Q1 Q2 ले लिए। अब निकालते हैं दोनों के कारण पोटेंशियल, मतलब इस वाले सेटअप में क्या पोटेंशियल आएगा और ये वाले सेटअप में क्या पोटेंशियल आएगा, ठीक है। सबसे पहले V2 मतलब आउटर सेल्स का पोटेंशियल निकाल देते हैं, सिंपल सा। तो आउटर सेल का जब पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या क्या चीजें कंसिडर होगी। पहला तो पोटेंशियल जो इसके खुद के कारण आ रहा हो, पहली बात। चलो, तो क्या आ जाएगा यहाँ खुद के कारण पोटेंशियल के Q, कौन सा Q2 है, तो Q2 बाय कितना डिस्टेंस है R, तो कैपिटल R। अब आता है नेक्स्ट, इसी में आ जाएगा अपना सेकंड, मतलब ये इनर सेल के कारण, ठीक है। जब पोटेंशियल निकाल रहे थे तो पूरा का पूरा ये जो बाहर आउटर सेल लेंगे तो ये बाहर वाला सेल भी तो इनर वाला सेल भी तो कंसिडर ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके कारण क्या आ जाएगा, Q1 है तो Q1 ले लेते हैं, सॉरी Q1 बाय अब कैपिटल R ही, कैपिटल R डिस्टेंस पे ही। चलो, तो ये आ गया V2। अब इसी तरह से V1 निकाल लेते हैं, मतलब ये वाला पोटेंशियल ऑन दी इनर सेल पे, तो सिंपली क्या आ जाएगा KQ, अब इसके खुद के कारण तो Q1 बाय कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r रेडियस है, ठीक है। सेकंड आ जाएगा, सेकंड इसके खुद के कारण मतलब इस इंड्यूस चार्ज के कारण जो आउटर सेल के कारण इसमें पोटेंशियल जनरेट होगा, तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो KQ2 बाय क्या आ जाएगा, सिंपल सा। अब डिस्टेंस बिग आ रहेगा कि स्मॉल आ रहेगा, जनरल सी बात है भैया, जो ओरिजिनल रेडियस लेते हैं जिस सरफेस का वही रेडियस इसके लिए भी लेंगे, तो स्मॉल बिग आर कैपिटल आर, ठीक है। और ये वाले के लिए जब अपन दूसरे वाले केस के लिए Q1 के लिए निकाले थे तो अपन ये स्मॉल आर क्यों नहीं लिए थे, स्मॉल आर इसलिए नहीं लिए थे भैया, सिंपल सी बात है, कहां तक के लिए डिस्टेंस के लिए निकाल रहे थे, आर सरफेस के लिए निकाल रहे थे, इसीलिए कंप्लीट है। चलो, अब दो यहां पास से जो नेट पोटेंशियल आएगा, अगर मैं यहां से नेट पोटेंशियल निकालूं मतलब V नेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना, V नेट इज इक्वल्स टू V1 माइनस ऑफ V2 आ जाएगा, V1 माइनस ऑफ V2 आ जाएगा। तो सिंपल यहां पास से क्या कट कर सकता हूं मैं, एक ही बार में कट कर दे रहा हूं, ठीक है, आपको ऐसे कट करना। तो इसमें से Q1 Q2
ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है कि नहीं, सेम है, ठीक है, कट कर सकते हैं। तो अपना वैल्यू क्या आ जाएगा, अपना वैल्यू आ जाएगा KQ1 बाय R, और इसके बाद प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस KQ1 बाय R, इस बिग कैपिटल R, और सिंपली V1 माइनस ऑफ V2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, KQ1 कॉमन निकाल लूंगा और 1 बाय R माइनस ऑफ 1 बाय R आया। चलो इसको नोट करो, आ गया, ये आ जाएगा अपना पहला वर्किंग प्रिंसिपल। अब इस किस तरह से ये काम करता है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर अपन क्या कर देंगे, दोनों को एक मेटलिक वायर से जोड़ देंगे, ठीक है, अभी जोड़ रहे हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखें, चलो मेटलिक वायर से जोड़ रहे हैं। अब यहां पर से जो अपने 1 बाय R की वैल्यू आई है, यहां पर से स्मॉल r, इसमें R जो रेडियस है, ये वाला रेडियस छोटे वाले सेल का है, तो छोटा वाला सेल का रेडियस क्या है, छोटा है, बड़े वाले सेल का जो रेडियस है R वो कैपिटल R बड़ा है, मतलब सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, R इज ग्रेटर देन R, और सिंपली इसी को अगर अपोजिट में मैं लिखना चाहता हूं इसके रिस्पेक्ट में, तो मैं लिख सकता हूं 1 बाय R इज ऑल्सो 1 बाय स्मॉल r इज ग्रेटर देन 1 बाय कैपिटल R। इनवर्स में तो उल्टा ही हो जाता है, सिंपल सी बात है। चलो, तो इसी कंक्लूजन के थ्रू अपन क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमेशा चाहे जो हो जाए बट ये वाले वैल्यू से तो ज्यादा ही होगी, सिंपल सी बात है। इस वाले से लिख सकता हूं मैं 1 बाय R हमेशा जो है, जो भी वैल्यूज हो, 0.1 ही बड़ी क्यों ना हो, बट बाहर वाले ये वाले वैल्यू से तो ज्यादा ही होगी। तो सिंपली तो अपना जो V1 माइनस V2 है उसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, ठीक है। V1 माइनस V2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, और सिंपल क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। यहां तक नोट किया, इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं रब करके, ठीक। चलो यही बात, तो अपने को यहां कंक्लूजन क्या मिल जाता है, दैट फ्रॉम दिस, तो मैं क्या सिंपल सा बोल सकता हूं, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 1 बाय R हमेशा ज्यादा ही होगा, किसके मुकाबले, 1 बाय R के मुकाबले, मतलब कैपिटल R के मुकाबले। तो सिंपली जो इसका पोटेंशियल होगा, मतलब V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V2, ठीक है, V1 हमेशा क्या होगा, V2 से ज्यादा होगा, मतलब जो इनर सेल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, हायर पोटेंशियल पे रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, हायर पोटेंशियल पे, और बाहर वाला क्या रहेगा, लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। मतलब जो भी अपना पोटेंशियल का चेंजेस होगा या फिर पोटेंशियल का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, वो हमेशा इनर सेल से आउटर सेल में जाएगा, ठीक है, मतलब छोटे वाले सेल से बाहर वाले सेल में जाएगा। तो ये पहला वर्किंग प्रिंसिपल यहां पास अप्लाइड होगा, जब यहां पूरा चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर दी जाएगी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी, तो ये सारा का सारा चार्ज छोटे वाले सेल से लेकर के एक कनेक्टिंग वायर मेटलिक ब्रिज लिखाऊं, तो इसी मेटलिक ब्रिज के होते हुए एक बाहर वाले सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल, पहला वर्किंग प्रिंसिपल तो यहाँ काम करता है। अब नेक्स्ट आता है वर्किंग प्रिंसिपल, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एज कम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो तो नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्किंग सिंपल आ जाता है अपने पास। अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास दो ठोक शेल हैं इस तरह से, ठीक है, दो शेल हैं, 2 मिनट, दो ठोक शेल हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये अपने पास दो ठोक शेल हैं। इसको थोड़ा सा डार्क नहीं दिख रहा है, डार्क कर देते हैं। एक शेल ये मान लेता हूं और एक शेल ये, एक ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। सिंपल सा, ये मान लेता हूं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, पहली बात, ठीक है। इसमें चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, पॉजिटिव सिग्मा 2। दोनों की चार्ज डेंसिटी भी हो गई, सिंपल सा। चलो अब इन दोनों को क्या करे दे रहा हूं, एक कनेक्टिंग वायर से जोड़े दे रहा हूं, कंडक्टिंग वायर से जोड़े दे रहा हूं। तो इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा,
सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि अपन ने इसको एक वायर से जोड़ दिया है। तो सिंपली अगर हम वायर से जोड़ देते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल्स टू V2, जब हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे दोनों को। चलो पहला केस तो यहाँ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दोनों के लिए क्या निकालते हैं, V1 और V2 यानी पोटेंशियल की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो V1 के लिए क्या आ जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू, V1 इज इक्वल्स टू K सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको क्यू में नहीं ले रहे हैं इसलिए चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया बाय रेडियस। रेडियस क्या आ जाएगा, इसका मान लेते हैं, रेडियस मैंने कंसिडर ही नहीं किया इसलिए रेडियस भी मान लेते हैं R1 और इसका रेडियस R2, तो ये क्या आ जाएगा R1। सिंपल सा है। उसी तरह से V2 का भी निकाल सकते हैं, K सिग्मा 2 इंटू एरिया बाय कितना आ जाएगा R2, तो R2 लिख देते हैं। थोड़ा थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं क्योंकि एरिया में भी तो अपना क्या आता है, रेडियस आता है, ठीक है। ए काट नहीं सकते दोनों का क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है, डिफरेंट है, देख के मालूम चल रहा है। तो सिंपल इसको थोड़ा सा और अगर मैं सॉल्व करता हूं तो K सिग्मा 1 इंटू एरिया ऑफ एक सेल का क्या होता है, स्फेरिकल सेल का 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो R1 स्क्वायर इसका लिख देंगे बाय R1, ठीक है R1। उसी तरह से V2 के लिए भी लिख देंगे K सिग्मा 2 इंटू एरिया 4 पाई R2 का स्क्वायर बाय R2, ठीक है। चलो अब सिंपल से यहाँ R1 है, यहाँ भी ऊपर में R1 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कटम कुट हो जाएगा। सिंपल। अब ये वाले थ्रू इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, तो थ्रू इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V2, तो सिंपल K सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 इज इक्वल टू K सिग्मा 2 मतलब चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई R2, ठीक है। इन दोनों में से क्या क्या चीजें कट कर सकते हैं अपन, सिंपल दोनों साइड K की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू कट कर सकते हैं, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू कट कर सकते हैं, तो अपना इक्वेशन यहां से क्या मिल जाएगा, दैट सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू, इधर R2 है तो R2 बाय R1। सिंपल सा क्या इक्वेशन मिला अपने पास, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला, और यही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी का अपन को आगे जाके यूज करना है। अब देखो थ्रू दीज इक्वेशन, मतलब दिस इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं अपन, दैट अपना चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। कंक्लूड करके बोलो या नहीं, हाँ या ना, बोल सकते हैं कि नहीं। अगर मैं मान के चलता हूं, किसके लिए मानता हूं, ठीक है, किसके लिए मान के चलता हूं, मान के चलता हूं इसके लिए, चार्ज डेंसिटी और रेडियस के बीच में रिलेशन। तो सिग्मा 1 रेडियस R1 का है, ऊपर होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, बट नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेडियस इनवर्स में है, तो जो चार्ज डेंसिटी होगा वो रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होगा, या सिंपल बोल सकते हो चार्ज डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा जिसका रेडियस जितना कम होगा। पिछले वाले केस में भी अपन यही देख के आ रहे थे, ठीक है, पर उसको थोड़ा सा पोटेंशियल के केस में देखे थे इसलिए थोड़ा सा लगता हुआ। चलो तो चार्ज डेंसिटी मतलब इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इसका ज्यादा होगा, मतलब ये एट अ हायर पोटेंशियल पे होगा, छोटा वाला क्या होगा, एट अ हायर पोटेंशियल पे होगा, मतलब यहां से यहां अपना फ्लो होगा। सिंपल सा बात है, पोटेंशियल कहां से, छोटे वाले से बड़े वाले में फ्लो होगा। अब जहां ये सिंपल कहां अप्लाइड होता है, ये वाला लॉ अप्लाई होता है इस मेटल ब्रश में। मेटल ब्रश में किस तरह से अप्लाई होता है, ये भी अब क्वेश्चन आता है। देखो मेटल ब्रश जाए जैसा हो भाई, है तो एक कर्व्ड का ही पार्ट, मतलब अगर सिंपल सा इसका इस इक्वेशन का एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हो गया। चलो यहीं पास मैं रब करके बता रहा हूं, मान लेता हूं ये एक मेटल ब्रश है, ये अपने पास एक मेटल ब्रश इस तरह से दिया गया, एक ठोक नुकीला पार्ट ले लेता हूं, एक मेटल नेल ले लेता हूं, ठीक है। इस मेटल नेल को अगर जूम करते जाता हूं, जूम मतलब माइक्रोस में देखता हूं, तो ये मेरे को कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब हाईली जूम्ड कर देता हूं, तो सिंपल सा बात है। अब कई लोगों को यहां भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। चलो ये हो गया सिंपल सी बात। तो कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक चीज जो सबसे ज्यादा, मतलब कोई भी एक कर्व सरफेस एरिया किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होता है, जैसे ये एक सर्कल का पार्ट ये हो जाएगा,
ये वाला किसी R2 सर्कल का पार्ट हो जाएगी, ये वाला किसी R3 का हो जाएगा, यहाँ पास कुछ और रेडियस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पास थोड़ा सा रेडियस क्या होगा, R बड़ा होगा। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स के पार्ट से बना होता है, ठीक है। कोई भी कर्व सरफेस एरिया किसी सर्कल का ही पार्ट होता है, सिंपल हम बोल सकते हैं। बट ये जो सबसे आखिरी वाला, मतलब ये सबसे नुकीला वाला पार्ट होगा, उसका रेडियस सबसे ज्यादा छोटा होता है। मतलब यहां जो ये सर्कल आएगा इसका रेडियस क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लो या फिर इनफाइनाइट लो बोल सकते हो, इनफाइनाइटली लो बोल सकते हो, रेडियस बहुत छोटा रहता है, ठीक है। मतलब छोटा है तो अपन सिंपल क्या बोल सकते थे, अभी अपना फॉर्मूला क्या है, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब रेडियस यहाँ का तो बहुत छोटा है, मिलीज में है, तो रेडियस अगर छोटा है भैया तो वहां का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब यहाँ चार्ज की लॉसेस इस मेटालिक नेल में बहुत कम होगी और वो चार्जेस को इजिली ट्रांसफर कर देगा। वहां चार्जेस की ये क्या, चार्जेस को लूज नहीं करेगा, मतलब हीटिंग इफेक्ट में बर्बाद नहीं करेगा पहली बात तो, और इजिली सप्लाई करेगा, फास्ट सप्लाई करेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, इसीलिए मेटल ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा मेटल ब्रश का ये जो सेकंड वाला वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ अप्लाइड होता है मेटलिक ब्रश में, ठीक है। आप पूरा का पूरा एक बार फाइनली देख लेते हैं किस तरह से काम करता है। 2 सेटअप्स हो गए, ठीक है। पहला वाला सेटअप सब एक सप्लायर आता है जो कि चार्जेस को सप्लाई करता है, कौन सा, पॉजिटिव चार्जेस हो या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जनरली पॉजिटिव चार्जेस के साथ सप्लाई किया जाता है। अब ये चार्जेस क्या होंगे, सप्लाईज होंगे इस पूरे पुलीज में, ठीक है। इस इंसुलेटेड पुलीज में, इंसुलेटेड बेल्ट में सप्लाई होंगे किसके थ्रू, एक मेटल ब्रश के थ्रू। मेटल ब्रश का इस्तेमाल करने का कारण क्या है, क्योंकि उनका चार्ज डेंसिटी एट अ नेल पॉइंट में क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब वो इजिली चार्ज को सप्लाई करते चलते हैं, ठीक है, लॉसेस कम होते हैं। नेक्स्ट आता है ये इंसुलेटेड बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसका कारण क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे ये जाते जाते इंसुलेटेड बेल्ट, ठीक है, क्या मोटर्ड पुली से जुड़ा है, तो ये क्या होता है, इस तरह से घूमता है, ठीक है, इस तरह से घूमते जाता है। अब यहाँ पास है चार्ज कैरी किए और ये आगे जाके यहाँ सप्लाई किए, ठीक है। इस सप्लाइड में तो इस मेटल पुली में क्या होता है, इस पूरा के पूरा चार्ज एनामल्ड हो जाता है और इस मेटेलिक जो मेटेलिक एक वायर्ड है मीटर ब्रिज या फिर सॉरी मीटर ब्रिज तो मेटल ब्रिज, उसके थ्रू ये चार्जेस पूरा का पूरा सप्लाई हो जाते हैं बाहर वाले में, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। ये जाते जाते ये पूरा आउटर सेल्स में कवर होने लगते हैं। अब देखो एज ए कंटिन्यूस वेज में हम चार्ज को सप्लाई करते जा रहे हैं, सप्लाई करते जा रहे हैं, दे गुस्साई दे, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज सप्लाई किए। अब यहाँ भैया जो आउटर वाला छोटा वाला सेल है, ठीक है, थोड़ा सा भी चार्ज आएगा तो बाहर वाले में सप्लाई कर देगा, क्योंकि अपन ने पहले वाले लॉ से पढ़ा था कि इनर वाले का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा आउटर वाले पोटेंशियल के मुकाबले। तो सिंपली ये आउटर पोटेंशियल पे ये पूरा का पूरा चार्जेस को सप्लाई कर दिया जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्रिएट हो रही है। अब ये एक्सेलरेट करेंगे बहुत ज्यादा तेजी से, इस बारे में वाइब्रेशन चालू कर देंगे, मतलब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। थ्रू दिस काइनेटिक एनर्जी से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीम में सेटअप हो जाएगी और ये एनर्जी बीम को हम फर्दर यूज करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो वेन डी ग्राफर जनरेटर को सिर्फ यही काम होता है कि वो एक हाईली पोटेंशियल को पोटेंशियल जनरेट करता है या फिर हाईली वोल्टेज को जनरेट करने में मदद करता है करीबन कई मिलियंस में, और इसका काम यही है। भाई लोग समझ आ गया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे और थोड़ा समझाने की। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है। चलो अगला चैप्टर पे मिलेंगे, ये हो गया कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।